नमस्कार। आज के हमारे खास मेहमान श्री सीबी पांडे जी हैं। सीबी पांडे जी रिटायर्ड जज हैं और लगभग 40 साल से सार्वजनिक क्षेत्र में सक्रिय हैं। अपने अलग-अलग संगठनों के ज़रिए वे समाज के विभिन्न मुद्दों को उठाते रहते हैं और उसके समाधान खोजने की कोशिश करते रहते हैं। चाहे वो गाँव सरकार का मुद्दा हो या 40 साल बनाम चा इस तरह के तमाम ऐसे मुद्दे रहे हैं जो कि पांडे जी ने उठाए हैं अपने सक्रिय सामाजिक जीवन में। आज हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश और पंजाब 2 राज्यों में इस समय फिर काफ़ी उठा-पटक दिखाई दे रही है दोनों राष्ट्रीय दलों में। और माना जा रहा है कि यह जो उठा-पटक दिखाई दे रही है उत्तर प्रदेश में और पंजाब में, इसके पीछे आने वाले विधानसभा के चुनाव हैं। और दोनों राष्ट्रीय दलों को लग रहा है कि जो राज्यों की कमान जिन लोगों के हाथ में है उनके नेतृत्व को लेके संगठन के अंदर ही एक राय नहीं है और बहुत माने एक तरह से असंतोष है। और दोनों दलों का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो कोशिश कर रहा है कि संगठन के अंदर का जो आंतरिक कलह है उसको किस तरह से कम किया जाए और चुनाव में जाने के पहले किसी भी तरह से जो राज्यों का नेतृत्व है उसके साथ संगठन को जोड़ के और चुनाव में जाया जाए। तो आज हम पांडे जी आपसे यही समझना चाहेंगे कि हम लोग सामान्य तौर पर देखते रहे हैं पिछले कई दशकों से कि जब कभी चुनाव होता है, तो चुनाव प्रचार के दौरान मुद्दे दूसरे होते हैं और जब तक चुनाव की घोषणा नहीं रहती है, तब तक चुनाव पब्लिक डिस्कोर्स के मुद्दे दूसरे होते हैं। तो क्या इस बार आपको लग रहा है कि जिन मुद्दों को लेके पिछले लगभग 2 साल से तो पूरी माने गंभीरता के साथ और लगभग 4 साल से हम कहें तो छिटपुट तरीके से दोनों राज्यों में सरकारों के खिलाफ एक तरह से आवाज सुनने को मिलता रहा है। तो क्या इन मुद्दों को लेके दोनों राज्यों के विभिन्न राजनैतिक संगठन, विपक्षी पार्टियां, जनता उन राज्यों की सरकारों के प्रति अपनी नाराजगी जताती रही है। चुनाव के दौरान उन मुद्दों पर चुनाव हो पाएगा इस बार? या फिर पुराने अनुभवों के आधार पर अगर कहें, तो कहीं जात के आधार पर, कहीं क्षेत्रीयता के आधार पर, कहीं सांप्रदायिकता के आधार पर, फिर मतों का ध्रुवीकरण होगा और जनता जो है बाकी गंभीर मुद्दों को छोड़ के इन्हीं मुद्दों पर अपना वोट दे के लौट आएगी। वर्षा जी देखिए, आज अमर उजाला में है एक फ्रंट पेज पे ही एक पहली जो न्यूज है वो बड़ा महत्वपूर्ण है और वो आपके सवाल का बहुत हद तक जवाब वो मैं समझता हूँ कि अखबार ने ही दे दिया है। उन्होंने लिखा है कि 2022 चुनाव योगी के नेतृत्व में ही होगा, हिंदुत्व होगा अहम मुद्दा और नौकरशाही और मंत्रिमंडल में बदलाव का सुझाव। तो देखिए, अखबार पे ने पूरी इधर हम अभी उत्तर प्रदेश वाला चर्चा करेंगे, पंजाब के बाद में चर्चा करेंगे। तो उत्तर प्रदेश में इधर एक हफ्ते से ये चल रहा था कि नेतृत्व में परिवर्तन किया जाएगा और नेतृत्व से लोग असंतुष्ट हैं और उस पर इस पूरे ये खींचातानी और पर्यवेक्षक आए थे केंद्र से। उन्होंने देखा, मंत्रियों से बात किया, पदाधिकारियों से बात किया, पार्टी के लोगों से बात किया, तमाम लोगों से बात करने के बाद उसका ये निचोड़ आज अखबार में दिया। तो कोई ये नया निचोड़ नहीं है। अंत में चुनाव उत्तर प्रदेश के अगर परिप्रेक्ष्य में दें तो यहाँ हिंदुत्व के अलावा कोई उतना बड़ा मुद्दा है ही नहीं है, क्योंकि इसी पर अगर वोट मिल सकता है। उत्तर प्रदेश के में वर्तमान जो सरकार है इसको अगर वोट मिल सकता है इसलिए मैं कर रहा हूँ, तो सिर्फ हिंदुत्व के नाम में मिल सकता है और कोई परफॉर्मेंस के नाम पर तो इस सरकार को वोट मिल नहीं सकता। तो जो परफॉर्मेंस के आधार पर आप कहते हैं कि पर चर्चा होगी चुनाव के दौरान में, तो जब परफॉर्मेंस अगर है तब भी चर्चा होगी। अभी आपने वो कल ही तो शायद आज कल या परसों उसका जो है उसका इंडेक्स आया था, उसका इंडेक्स है उसका नीति एसडीजी आयोग का का। इंडिया इंडेक्स 2021 का।
तो उस इंडेक्स में ये जो पूरा परफॉर्मेंस है उत्तर प्रदेश का, उस इंडेक्स को अगर आप देखें तो इनका तो खराब वाला जो कैटेगरी है एक अच्छी वाली कैटेगरी है। जिनको 7 अंक से ज्यादा मिला है उनको अच्छी वाली कैटेगरी, 7 से ऊपर मिला है, 70 से ऊपर जिनको मिला है उनको अच्छी कैटेगरी में लिखा है, और जो 70 से नीचे पाए हैं उन लोगों को खराब कैटेगरी में लिखा है। और उसमें उत्तर प्रदेश को 60 अंक मिले हैं, इतनी खराब कैटेगरी में, अतः 8वां 9वां पोजीशन पे उत्तर प्रदेश को मिला है। और केरल को और हिमाचल प्रदेश को 75 पे, वो नंबर 1 पे है, केरल 75 पे, 74 पर हिमाचल प्रदेश। तो ये स्थिति अगर बन रही है तो आप ये समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश को परफॉर्मेंस बजट, और ये नीति आयोग का है, ये कोई प्राइवेट एजेंसी का नहीं है, किसी नीति आयोग ने। और वो जो नीति आयोग जिन्होंने बनाया है वो जो वैश्विक मापदंड है किसी को डेवलपमेंट और पर्यावरण और एम्प्लॉयमेंट और गरीबी तमाम 25-30 पॉइंट के आधार पर उनको तय करते हैं, और ये आपके गवर्नमेंट की एजेंसी उनको वैश्विक मापदंड के आधार पर ये तय किया कि उत्तर प्रदेश की क्या हालत है। तो उस आधार पर तो मिलेगा नहीं वोट। मिलेगा किस उत्तर, एक बस यही रह गया है कि उत्तर प्रदेश में योगी जी को जो अगर मिलता है, योगी जी रुक दिए गए हैं, तो इससे और उसकी पुष्टि हो जाती है कि अब हिंदुत्व के एजेंडा को पूरा का पूरा और मजबूती से उत्तर प्रदेश में लागू किया। एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि योगी जी ने इस पूरे 5 साल के कार्यकाल में अगर आप देखें तो उन्होंने हिंदू एजेंडा के अलावा कौन सा ऐसा एजेंडा उन्होंने देश देश के सामने रखा है जिससे लोगों की महत्वाकांक्षा इच्छा इंस्पिरेशन पैदा हुआ हो कि नहीं, इस प्रदेश में योगी जी ने बड़ा अच्छा परफॉर्म करा है। एक तो इन्होंने पूरे, आप देखें कि 4 साल के समय हो गया, 8 महीने बचा है, 4 साल में उत्तर प्रदेश को छोड़ छोड़ के देश भर में ये जब जहाँ भी चुनाव होते थे तो वहां जाके उन क्षेत्र में जहाँ की हिंदू आबादी है वहां जा जाके ये बात, तो पूरी छवि इन्होंने ये अपनी बनाई कि मैं उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर, तो जो परफॉर्म करने के लिए आपने मुझे चुना वो तो एक किनारे रख दिया इन्होंने। इन्होंने देश भर में अपने को हिंदू लीडर के रूप में स्टैब्लिश करने की पूरा इस मौके का फायदा उठाया, चाहे इसके पीछे आरएसएस ने इनको ये जिम्मेदारी दी हो या चाहे जिसने जिम्मेदारी दी हो। तो ये जब जो बोएंगे वही तो काटेंगे। आप पूरे 4 साल तक तो हिंदू नेता बनने के लिए पूरी कोशिश में लगे रहे, तो अब आप इस समय अगर चुनाव होता है तो जो यही आपने बोया है, और जब ये बोया है तो उसी को काटने का जो भी मौका, अब ये एजेंडा इतना चलेगा नहीं चलेगा ये दूसरी बात। देखिए, चलता है जाति, ये हमेशा है कि भारत की राजनीति में 2 एजेंडे परमानेंट चलते हैं, तो ये इसको मैं देश जब से आजाद हुआ तब से ये है कि आज से नहीं है, सन 1952 से ही चलते हैं। और चाहे जिसकी भी सरकार हो, जब बड़े बड़े लीडर रहे उन्होंने भी कभी किसी ने खुल के चलाया, किसी ने छुप छुप के चलाया। यहाँ तक कि 1952 में जब पहली सरकार हुई तो वहां भी जाति के एजेंडे खूब चले, लेकिन वो छुप छुप के चलते। अब इधर आते आते जाति के एजेंडे और धर्म के एजेंडे खुल के आने लगे। अब ये जो एजेंडे, ये 2 तो जात के और सांप्रदायिकता एजेंडे, ये ऐसे एजेंडे हैं जो कि 52 से लगातार चले। कभी कभी ये एजेंडे थोड़ा सा हल्के इसलिए पड़ते हैं कि उसको अगर आपने उसको खाद पानी नहीं दिया 4-5 साल तक, वो एजेंडा आगे बहुत तेजी से नहीं बढ़ता। लेकिन जब उसको हमेशा खाद पानी देते रहेंगे, जैसे मायावती ने के जमाने में खाद पानी दलितों के एजेंडा देती रही, मुलायम सिंह आए तो दलित पिछड़ों में से खास करके यादव के एजेंडे को खूब खाद पानी देते रहते थे, तो वो चुनाव में उनको मदद करता था। और ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, हिंदू एजेंडे को खूब खाद पानी देते हैं, तो वो एजेंडा उनके लिए खूब कारगर होता है। तो जब इसको खाद पानी देते रहते हैं तो बिल्कुल ये प्रभावी ढंग से काम करता है। जब खाद पानी थोड़ा कम देते हैं तो थोड़ा सा मुरझाने लगता है एजेंडा, फिर दूसरे एजेंडे भी उसमें आ जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि पहला है तो उत्तर प्रदेश में आप समझ लीजिए कि कोई संदेह नहीं है, कोई दूसरा एजेंडा इनके पास है ही नहीं है कि इसको वो दूसरा एजेंडा लागू करे, हिंदू एजेंडा है। चुनाव में जो उत्तर प्रदेश 2017 संगठन पिछड़ों का, अति पिछड़ों का जाति संगठन, एक तो धार्मिक एजेंडा था उनका हिंदुत्व, और ये उन्होंने अति पिछड़ी जातियों को उन्होंने और जिसको आप देखें मऊ में जाके उन्होंने राजभरों को मिलाया, और हिमाचल उधर कई क्षेत्रीय छोटे छोटे नेताओं को उन्होंने जोड़ जाड़ के और उन्होंने टिकट देके कुछ भाजपा से
तोड़ के लाए, उन जाति नेताओं को, कुछ सपा से जाति नेताओं को तोड़ के लाए और उन्होंने एक जाति समीकरण ये पिछड़ को भी बनाया। तो एक तो हिंदू एजेंडा रहेगा। अब इसीलिए जो योगी जी का ये जो उथल पुथल हुआ है, इसके भी कारण है कि ऐसा ना समझिए कि योगी जी को उथल पुथल का कारण सिर्फ यही था कि योगी जी का परफॉर्मेंस खराब। उसके पीछे भी जो दो था, एक तो इधर लगा कि कोरोना ने भारतीय जनता और प्रधानी के चुनाव में, इसमें ये लग गया कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत ही खराब। अब पंचायत के चुनाव में पूरी तरह से हारे और उसमें आप देखेंगे जहां जहां भी इनके जिला पंचायत के सदस्य हैं उसमें से मुश्किल से 20% भी नहीं जीते होंगे। अभी इनको लाले पड़ रहे हैं कि कैसे जिला पंचायत के अध्यक्ष को जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे, और उनको नहीं जिता पाएंगे तो बड़ी बदनामी होगी, क्योंकि जिले बहुत से हाथ से निकल जाए। तो ये तो एक वहाँ राजनीतिक रूप से बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देगा। दूसरा, कोरोना में ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश पूरी तरह से फेल हुआ, न कोई मैनेजमेंट, देखिए कोई चीज का मैनेज नहीं हो पाया था ना, न उनके ऑक्सीजन बेड का मैनेजमेंट हो पाया, न ऑक्सीजन का मैनेजमेंट हो पाया, न दवा का मैनेजमेंट हो पाया, न शमशान घाट का मैनेजमेंट आया। मतलब A to Z कोई ऐसा मैनेजमेंट, जब उस क्राइसिस में अप्रैल के लास्ट में और मई के शुरुआती दौर में जैसे लग रहा था कि हाहाकार बचा हुआ था, जैसे अनाथ पूरा प्रदेश लगता था कि जैसे कोई गवर्नेंस इस प्रदेश में है ही नहीं है, लोग अनाथ हो गए थे, असहाय उतर के सड़कों पर भाग रहे थे कि हम कहाँ जाए, यहाँ जाए, वहां जाए। तो इतना, तो शायद इतना मिस मैनेजमेंट और इतना पुअर गवर्नेंस तो कभी देखने को मिला नहीं। चाहे जो हाँ, इसकी जिम्मेदारी कौन है, तो सारे लोग, हम लोग सभी, तो सारे देश के लोग तो यही समझ रहे हैं कि ये सब जिम्मेदारी मोदी जी की है, क्योंकि मोदी जी ने पिछले बार कहा था कि मैंने सब बहुत अच्छा किया और दुनिया भर में नाम कहा कि मेरा मॉडल, इंडिया मॉडल चला गया, यूएनओ वो WHO में भी इंडिया मॉडल चला गया और सब इंडिया मॉडल। लेकिन जब ये दूसरा आया, ये इस साल जब हो रहा, तो इंडिया मॉडल का क्या पता, लोगों की जिंदगी बचाना मुश्किल। तो ये तो चुनाव में हार, कोरोना का ये जिम्मेदारी। तो ये कोरोना के जो हालात में लोगों की जो दुर्दशा हुई है, जो पीड़ा हुई है, जो अमानवीयता हुई है, ये सब देख के लोग तो बिल्कुल नाराज नहीं है, इसमें दो राय नहीं। अब ये नाराजगी मैं समझता हूँ कि जो योगी जी को जो उथल को हटाने की जो चर्चा हुई, ये सिर्फ इसलिए हुई कि मोदी जी को ये लगा कि ये नाराजगी तो मेरे प्रति है, लेकिन मैं कुछ ऐसा करूं कि ये नाराजगी सब योगी जी का ही हो जाए। तो इनको ये दिखाने के लिए कि ये तो बिल्कुल नाकाबिल है, इनको हटा दिया जाए, इन्हीं के नाते गड़बड़ी हुई है, तो वो शिफ्टिंग जो जो दुर्व्यवस्था हुई है, और वो दुर्व्यवस्था केंद्र सरकार की हुई है। जब पहले बार आप केंद्र से मॉनिटर कर रहे थे तो आपने इस बार क्यों नहीं मॉनिटर किया? क्या कम सीरियस मैटर था? तो आपने मॉनिटर किया क्यों नहीं? जब वो मॉनिटर, आपके पास कानून है, अगर देश में कानून नहीं रहा, डिजास्टर मैनेजमेंट है, एपिडेमिक एक्ट है, वो सब आपके हाथ में है, सारा मैनेजमेंट आपने उसी के तहत पिछली बार किया, तो इस बार क्यों नहीं किया? तो ये जो मोदी जी के लेवल स्तर पर ये हुआ होगा कि हमको बदनामी से बचना है, तो इन्होंने ये कोशिश की कि योगी जी पर सारा ठिकरा फोड़ दिया जाए और इनको ठिकरा फोड़ के ये योगी मोदी जी के अगला चुनाव जो है फिर 24 को मोदी जी के नेतृत्व में लड़ा जाए, तो उनको शायद भारतीय जनता पार्टी को इसका लाभ मिले। अब लेकिन जो घटनाएं हुई हैं वो आप ज्यादा जानते हैं कि क्या हुआ। अब योगी जी ने स्टैंड ले लिया, तो उन लोगों ने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि हम उनकी असफलता योगी जी पर ठोकर, कहीं वो विद्रोह न कर दे, और विद्रोह हो जाएगा तो फिर चुनाव के टाइम में मैनेजमेंट नहीं होगा जी। तो इसलिए तो मुद्दा भी मैंने वही है, पुराने ही सब मुद्दे चल के चुनाव लड़े। तो मैंने इससे एक बात तो साफ है कि जिन एजेंडा के तहत योगी जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया था, योगी जी ने उस एजेंडा को तो 200% बिल्कुल संजीदगी के साथ और पूरी आक्रामकता के साथ लागू किया। और जहां तक रही बात गवर्नेंस के सवाल पर, डेवलपमेंट के सवाल पर, तो वो तो कभी योगी जी से उम्मीद थी भी नहीं, ना तो बीजेपी को, ना आरएसएस को और ना केंद्र सरकार को। तो अगर गवर्नेंस के सवाल पर योगी जी की सरकार फेल हुई है, अगर डेवलपमेंट के सवाल पर फेल हुई है, या बाकी इश्यूज को एड्रेस करने में फेल हुई है, तो उसके लिए तो योगी जी को ही जवाबदेह ठहराना बेईमानी होगा, क्योंकि योगी जी को तो जो टास्क दिया गया था पोलराइजेशन कराने का, हिंदुत्व एजेंडा को एग्रेसिव तरीके से आगे बढ़ाने का, उसको योगी जी ने किया।
और उत्तर प्रदेश के बाहर, जैसा कि आपने भी बताया कि आरएसएस ही सही, पूरे देश में योगी जी को घुमाने का काम किसकी प्लान के तहत हुआ, किस योजना के तहत हुआ? वही आरएसएस, वही बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व योगी जी को केरल तक में ले जाकर पब्लिक मीटिंग करवाता था, उनका भाषण कराता था, बंगाल में कराता था। तो उस समय भी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को पता था और आरएसएस को कि योगी जी का चेहरा सिर्फ हिंदुत्व के लिए है, आध्यात्मिक पोलराइजेशन के लिए है, न कि गवर्नेंस और डेवलपमेंट के लिए है। तो शायद यही कारण था कि जब योगी जी ने अपना एक एग्रेसिव पोस्चरिंग दिखाई, तो पार्टी आलाकमान से लेके संघ तक को रिट्रीट करना पड़ा है। और इस मौके पर जो एक चर्चा चल रही थी कि शायद उत्तर प्रदेश में कुछ फेरबदल हो या उत्तर प्रदेश सरकार में कोई एक अलग पावर सेंटर बनाया जाए, उस कार्य योजना को शायद अभिराम मिल गया है। हम आपसे इसी तरह की चर्चा करना चाहते हैं पंजाब को लेके। पंजाब के बारे में सबको पता है कि वहाँ बीजेपी की राजनैतिक स्थिति ठीक नहीं है और कृषि कानूनों को लेकर पंजाब और हरियाणा के किसान जितना नाराज हैं और जिस सीमा तक नाराज हैं, शायद उसकी कल्पना केंद्र सरकार को भी नहीं थी और बीजेपी को भी नहीं थी। और किसानों की नाराजगी के दबाव में ही बीजेपी का 25 साल पुराना जो ट्रस्टेड एलाई था अकाली दल, वो बीजेपी से अलग हो गया क्योंकि उसको लगा कि अगर हम बीजेपी के साथ रहेंगे तो आने वाले विधानसभा चुनाव में मुझे भी काफी राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब ऐसे हालात में जब कि एक तरह से कांग्रेस पार्टी की अगर सबसे ज्यादा अच्छी स्थिति कहीं मानी जाती थी, तो पंजाब में मानी जाती थी कि शायद चुनाव होगा तो दोबारा कांग्रेस की वापसी हो जाए। क्योंकि वहाँ विपक्ष है नहीं, आम आदमी पार्टी कोशिश कर रही है वहाँ अपनी प्रेजेंस बनाने के लिए, लेकिन कैप्टन अमरिंदर बीच-बीच में आम आदमी पार्टी के नेताओं को तोड़ के कांग्रेस में मिला लेते हैं। ऐसे हालात में जबकि एक राज्य दिखाई दे रहा था कि मजबूत स्थिति में है और कांग्रेस की दोबारा सत्ता में वापसी हो सकती है, ये कौन-सी कांग्रेस की रणनीति है कि एक राज्य जो ठीक-ठाक चल रहा है, वहाँ आपने इस एक तरह से इंटरनल क्राइसिस क्रिएट कर दिया और अपने ही मुख्यमंत्री के खिलाफ आप जनमत संग्रह करा रहे हैं और चुनाव के ठीक पहले वहाँ एक अस्थिरता पैदा कर दिया आपने। ये कहाँ की समझदारी है? क्या आपको लगता नहीं है कि इससे कांग्रेस पार्टी का नुकसान होगा पंजाब में? कांग्रेस में तो इस समय जो लीडरशिप का क्राइसिस है ना, वो सारे सबका जड़ वही है। अब कांग्रेस में इसमें लीडर कौन है? जो जो कांग्रेस की जो परंपरा रही है, और कांग्रेस को में आप ये देखिए कि हमेशा जब कांग्रेस की जब क्राइसिस उसमें फ्रीडम मूवमेंट में थी, कांग्रेस ने हमेशा अपने अध्यक्षों को बनाया और हर साल अध्यक्ष बदल जाते। कभी कांग्रेस ने किसी को बहुत बड़ी मुश्किल से 1-2 बार में उन्होंने रिपीट किया कि दूसरी बार उनको अध्यक्ष बनाया हो। कांग्रेस हमेशा अपनी एक नेचुरल लीडरशिप हमेशा सबको मौका देती थी और उसमें लीडरशिप एक हमेशा डेवलप होती थी, नए-नए लोग आते जाते। जो कांग्रेस की क्राइसिस इधर जो पतन का जो कारण है, वो एक नीतियाँ और उनके कार्यक्रम और उनके लोग, वो नहीं है उनका कैडर। वो तो एक वो तो जब आप लीडर जब आता है तो लीडर अपना सब सँभाल लेता है, उसके उसमें दिक्कत नहीं है। लीडर अगर वीक है तो आप कितना भी कोशिश करेंगे आप तो उसमें आप सफल नहीं हो सकते, कितना भी कोशिश करें, क्योंकि लीडर आप 10 कदम चलेंगे, 5 कदम वो आपको पीछे कर देगा। अगर आप किसी टीम को ले जाइए, हम लोग बहुत सारे खेल करते हैं, 10 कदम आगे, 5 कदम पीछे, तो कितने कदम चल पाएँगे? अब आप बताइए जो लीडरशिप है, आज जो है कांग्रेस में ये जो आपने कहा, ये बात सब जानते थे कि पंजाब में जैसे जिस तरह से अमरिंदर सिंह ने किसानों का साथ दिया, किसान उनके नाराज नहीं हुए, बल्कि यहाँ तक बढ़ के उन्होंने कहा कि जो इसमें मर गए हैं किसान आंदोलन में, उनको मैं 5-5 लाख रुपया दूंगा। एक उन्होंने हर तरह से किसानों के साथ खड़ा हो गए। वहाँ भारतीय जनता पार्टी का एक तरह से कोई अस्तित्व बचा नहीं है जब तक कि उनके साथ उन्होंने अकाली दल छोड़ दिया। लेकिन फिर भी उन्होंने एक तरह से किसान आंदोलन को पूरी ताकत दी और किसानों की समस्या में जितना मुखर पंजाब के किसान, हरियाणा के किसान रहते हैं, उत्तर प्रदेश के और क्षेत्र के नहीं रहते हैं। और वो ये कहना कि सिर्फ उनका मामला है केवल पंजाब और हरियाणा का,
ये उचित नहीं। वो किसान वहाँ के मुखर है, बाकी जगह किसान मुखर नहीं है, इसलिए उतना उतना थोड़ा बहुत महाराष्ट्र के हैं, लेकिन उतना मुखर नहीं है, इसलिए उतना उनका प्रभाव नहीं जम पाता। लेकिन वो मुखरता के साथ अपनी बात उठाते हैं, और देखिए आंदोलन चल रहा है, जिसमें कि उत्तर प्रदेश के भी कुछ किसान शामिल है ही है। अब लीडरशिप में ये बात आप किसके कहने से इस तरह के आप निर्णय ले रहे हैं? सोनिया गांधी ने अध्यक्ष है, कार्यवाहक अध्यक्ष, तय नहीं कर पा रही है कि राहुल गांधी बने। राहुल गांधी कुछ नहीं है इस समय, लेकिन सब कहते हैं कि राहुल गांधी ही जब अपना कोई निर्णय अपना अंदर से सारे मामलों में वो अपना उनका विचार रखते हैं, और उनका निर्णय भले सोनिया गांधी करती है, लेकिन विचार इनका चलता है और प्रियंका का ही चलता है। इन लोगों का भी परिवार है। अब पारिवारिक स्तर पर इतना पारिवारिक कांग्रेस कभी नहीं था, ऐसा नहीं था कि कांग्रेस में एक परिवारवाद है, मान लीजिए उनके, लेकिन इस तरह से जो वर्किंग वर्किंग कांग्रेस की थी, वो परिवार से इतना इफेक्टेड नहीं होती थी। लोग बात सबकी सुनते थे, इंटरेक्शन होता था, लेकिन अंत में निर्णय सारे लोग बड़े बड़े उसमें नेता जो होते थे वो सब मिलजुल के निर्णय लेते थे और उस तरह से उन समस्याओं का समाधान करते थे। इस समय कोई पता ही नहीं चलता कि कौन, मीडिया अगर पता लगाना चाहे कि ये निर्णय किसने लिया, कि राहुल गांधी ने लिया, कि सोनिया गांधी ने लिया, तो आपको ये सूचना मिल नहीं पाएगी। तो इस तरह से जब कोई पॉलिटिकल पार्टी, कांग्रेस जैसी पॉलिटिकल पार्टी काम करेगी, तो होता क्या कि फिर वो ऑब्जेक्टिव नहीं रहता है, वो फिर सब्जेक्टिव होने लगता है। और आप जानते हैं, जब भी सब्जेक्टिव डिसीजन बड़ी पार्टी में बड़े लेवल पर आप करेंगे, तो किसी बड़ी जान पहचान हो, कोई बड़ा हमको लाभ देने, व्यक्तिगत लाभ जिससे मिलता हो, व्यक्तिगत हमारी जी हजूरी करता हो, व्यक्ति मेरी चमचागिरी करता हो, वो लोग हमको ज्यादा पसंद आते हैं। अब वो आप देख रहे हैं, वो जो नेता है जिस पर कि कांग्रेस जरा भी उस ट्रस्ट कर रही है, वो सिद्धू। अब सिद्धू पर कांग्रेस को तो 1% भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। आप जानते हो किस तरह खिलाड़ी है, किस तरह से वही मोदी जी का गुणगान करते रहा, और किस तरह से गुणगान किस तरह राहुल करेगा, और वो एक ड्रामाबाज टाइप का आदमी है। और उस पे अगर आप पंजाब के राजनीति को, उसको अगर सामने रख के अगर आप पंजाब की राजनीति पर आप कोई भी निष्कर्ष निकालेंगे, तो ड्रामाबाजी तो हो जाएगा, मीडिया कवरेज तो मिल जाएगा, लेकिन अंततः वहां से कांग्रेस का सफाई होगा, क्योंकि ड्रामाबाज कोई व्यवस्था तो दे नहीं पाएगा। वो ड्रामाबाजी करके लोकप्रियता और माहौल बना सकता है, लेकिन इससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकता। उस पर कांग्रेस, हाँ, कांग्रेस विश्वास करे, और क्यों कर रही है? कभी वो राहुल की चमचागिरी करता होगा, या सोनिया जी को माता, भारत माता, ये माता, जो भी वो कहता है जादू की भाषा में, तो वो लगता है कि जैसे भाड़ भी उस तरह से नहीं होते होंगे, जिस बढ़ती से वो बात करता है। फिर भी वो कांग्रेस में, पंजाब में वो बड़ा नेता। तो पंजाब के में चुनौती है, अकाली दल के बार किसानों का साथ इस बार मिला है। किसानों के मामले में कांग्रेस ने साथ दिया है, उसका फायदा मिलेगा। अकाली दल और कांग्रेस भाई मुद्दा नहीं बना पाएगी। अकाली दल किसानों को भाजपा के खिलाफ तो बना पाएगी, लेकिन लड़ाई अकाली दल का भाजपा के खिलाफ नहीं है। अकाली दल का तो लड़ाई इसमें कांग्रेस के साथ है। तो अकाली दल वहां किसानों का मुद्दा कांग्रेस के खिलाफ नहीं बना पाएगी। अब कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, अकाली दल क्या मुद्दा बना पाएगी? वो इनके मान लीजिए कुछ गवर्नेंस के मामले में, और वो ज्यादा ज्यादा कोशिश करेगी कि इनके जो फूट हो जाए कांग्रेस में, इस फूट का लाभ निकाल के हम अकाली दल फायदा उठाते। तो मैं समझता हूँ कि अगर कांग्रेस में फूट हुई, जैसा कि लग रहा है कि कांग्रेस की बात को, लीडरशिप को समझना चाहिए कि इसमें किसी भी कीमत पर कांग्रेस में फूट नहीं होना चाहिए। अगर फूट भी है तो लीडरशिप अमरिंदर सिंह के सामने रख के उसको सेटल करना चाहिए, कहीं दिखना नहीं चाहिए फूट। अगर फूट होगा तो फूट के बाद वो गवर्नेंस के जो अंदरूनी मामले आ जाएंगे, वो निश्चित रूप से जब फूट होगा तो वही नेता निकल निकल के और उनको भ्रष्टाचारी कहेंगे, अमरिंदर सिंह को विद्युत व्यवस्था के बात कहेंगे, और इसका फायदा सारा का सारा अकाली दल को मिले। तो अकाली दल को फायदा न मिले, ये राजनीति कांग्रेस करना चाहिए। कांग्रेस वहां पंजाब में ये न सोचा कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हमको लड़ाई लड़नी है, और उस स्ट्रेटेजी से अमरिंदर सिंह ही के अलावा इस समय तो कोई दूसरा है नहीं नेता कि उसको आगे इस पूरी चीज को समझ के आगे निकल जाएगा। जिस तरह से उन्होंने, एक बहुत बड़ा ही सिंबल है, आप पार्टी के दो नेताओं को तोड़ा तो आप पार्टी का मनोबल उन्होंने तोड़ दिया। इस तरह से उनका, अमरिंदर सिंह की पूरी कोशिश होगी कि हमारे और अकाली दल में लड़ाई हो जाए दो तरफा, भारतीय जनता पार्टी भी किनारे और आप पार्टी भी। अगर इन दोनों की लड़ाई होगी, और किसानों के मामले में दोनों में कोई मतभेद है नहीं। अगर अकाली दल ने किया है तो अमरिंदर सिंह ने भी जम के कांग्रेस किसानों का साथ दिया है।
तो अब वो मुद्दा कोई बस एक ही मुद्दा बचता है कि कांग्रेस पार्टी में आपस में अगर एकता अगर है तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी को सफलता मिलेगी। और इसी चीज को इस निर्णय लेना जो उन्होंने कमेटी बैठा दिया और ये बैठा दिया, ये कांग्रेस ने दर्शा दिया कि फूट है। और अपने ही सर पे कुल्हाड़ी मारना, अपने ही पैर पे अपने कुल्हाड़ी मारना वाला कहानी होगा ये। जिस जो जो मजबूती है उसको तो आपने खुद प्रदर्शित कर दिया दिखाने के लिए। और वो भी इसके भरोसे कुछ ऐसे एक भाड़ नेता के सहारे आप उसको उतने बड़े प्रदेश को, जहाँ की इतने संपन्न प्रदेश है, उस भाड़ के नेता के कहने पर या उसके बहकाव में आप आके इतने बड़ा निर्णय ले लिया आपने। जी तो मैंने इसका मतलब तो साफ है कि जिस तरह से पिछले विधानसभा चुनाव में हरियाणा में कांग्रेस नेतृत्व की गलती के चलते वहां खट्टर सरकार की वापसी हो गई। जो जनाधार वाला नेता थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उन पर पार्टी ने भरोसा नहीं किया, तो इसलिए वहां कांग्रेस जीतते हुए भी चुनाव हार गई। और यही स्थिति आंध्र प्रदेश में हुआ। जब आंध्र प्रदेश का विभाजन हुआ तो उस समय के जो जनाधार वाले नेता थे वाईएसआर रेड्डी, कांग्रेस के जगन मोहन रेड्डी, उनका साथ नहीं दिया गया। नतीजा ये हुआ कि वो अलग हो गए, उन्होंने अलग पार्टी बना के और चुनाव लड़े। आज वहाँ उनकी सरकार है और कांग्रेस पार्टी विभाजन करने के बाद भी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से बाहर है, दोनों राज्यों से। तो इस तरह के तमाम राज्यों में कांग्रेस पार्टी इसलिए सत्ता से बेदखल हो गई कि केंद्रीय नेतृत्व समय रहते निर्णय नहीं ले पाया और जो राज्यों के जनाधार वाले नेता थे उनकी अनदेखी की गई। और चमचागिरी पसंद जो लोग थे, जो चाटुकारिता में लगे रहते थे, उनको तरजीह दिया गया। नतीजा ये हुआ कि जनाधार वाले नेता एक-एक करके कांग्रेस से अलग हो गए और उन राज्यों में कांग्रेस कमजोर हो गई। और यही स्थिति पंजाब में भी लग रहा है कि बनती जा रही है कि अगर इस मौके पर जल्दी से कोई निर्णय नहीं हुआ और अमरिंदर सिंह के वो पूरा मैंडेट और कमान नहीं दी गई, तो आने वाले चुनाव में इसका भी राजनीतिक नुकसान कांग्रेस पार्टी को उठाना पड़ सकता है। अ, इसका मतलब तो यही है आपके इस चर्चा से। और बिल्कुल बिल्कुल भाषण जी, बिल्कुल यही है मतलब है कि इस समय आपको किसी भी तरह से आपको यह दिखाना ही नहीं है कि पंजाब में कांग्रेस में किसी तरह की फूट है, बल्कि सबको मिलके कांग्रेस को चाहिए कि अमरिंदर सिंह जो में अगर थोड़ी बहुत कमी भी है उसको अगर उपेक्षा करके उसको एक तरह से मॉडल दिखाना चाहिए कि पंजाब मॉडल देखिए, ये हमारा पंजाब मॉडल है और उनके जितने डेवलपमेंट है उनको हाईलाइट करना चाहिए। अब आप जैसे उसके परिप्रेक्ष्य में आप देखें कि जरा उत्तर प्रदेश को फिर कांग्रेस की जो चर्चा हो रही है, तो इसमें तो संदेह है ही नहीं कि कांग्रेस को अपना तुरंत जो नीति उनकी कांग्रेस की है, एक दो दिन में आपने बहुत अच्छी बात कही कि बहुत जल्दी से जल्दी उस मामले में फैसला लेना है। और ये पूरा का पूरा 100% कॉन्फिडेंस है। देखिए, आप आखिर में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में इसी नीति को ही तो लेके इन्होंने योगी को कहा कि ठीक है योगी कंटिन्यू करेंगे। योगी के खिलाफ आप जानते हैं कि एमएलए सब नुकसान नाराज है योगी से। योगी से सिवा सब लोग कह रहे हैं केवल प्रशासनिक दो चार अधिकारियों के सारे काम करते हैं। लेकिन इन्होंने चुनाव के 8 महीना पहले योगी के तमाम ऐसे कामों से जिसकी पूरे प्रदेश में नाराजगी फैली है, उसको इन्होंने इग्नोर करके इन्होंने कहा कि इनकी लीडरशिप में होगा। एक भारतीय जनता पार्टी ने तो अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। आपने आपको उसी बुद्धिमत्ता का परिचय तो पंजाब में देना चाहिए, क्योंकि अब समय कहाँ है आपके पास कि कोई नई व्यवस्था लाके और नई व्यवस्था को लागू कर पाएंगे। तो इसमें कौन सी बहुत बड़ी राजनीतिक चिंतन और सोच की क्या जरूरत है। इसी से लेते आप जैसे योगी के बारे में भारतीय जनता पार्टी ने बुद्धिमत्ता का परिचय दिया, भले उनको दिया कि भाई आप हिंदू तो करेंगे, लेकिन देखा कि कहीं इस विषय में उथल पुथल नहीं करेंगे, हम इनके सहारे जैसे भी होगा आगे इसको सुधार उधार करके आगे बढ़ाएंगे। वहां भी अगर कोई कमी हो तो अमरिंदर के में कोई घोटाला तो आया नहीं 5 साल में, कोई किसी बड़े घोटाले की चर्चा नहीं हुई और न हुई कोई उनसे ओवरऑल कोई पब्लिक बहुत नाराजगी भी का भी ऐसा नहीं आया कि बड़ा भारी कोई आंदोलन भी खड़ा हो गया। अमरिंदर के खिलाफ तो नहीं खड़ा हुआ, तो इसलिए उनको आगे रख के उनके करना चाहिए। अब उत्तर प्रदेश में आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में 2 साल पहले प्रियंका गांधी आई और यहाँ के उत्तर प्रदेश में लगा कि प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में ये कुछ ऐसी राजनीति करेंगी जिससे कि 2022 में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की कोई पहचान बन पाएगी। हम पहचान ही कर रहे हैं, सत्ता की बात तो दूर रही। अब आज उत्तर प्रदेश में इन्होंने क्या किया,
उत्तर प्रदेश में आपने जिसको अध्यक्ष बनाया, ये सोच के कि पिछड़े आपको उत्तर प्रदेश में आपके साथ कर। अब आप बताइए भाषण जी कि आप तो उत्तर प्रदेश के कोने कोने को बारे में जानते हैं, इतने दिनों से आप देख, उत्तर प्रदेश में कभी क्या पिछड़े कांग्रेस के साथ कभी गए हैं? कभी गए कभी कांग्रेस? कभी नहीं गए। हमेशा पिछड़े भारत एक लोहिया जी का जो मूवमेंट था उसके बाद से, या चौधरी चरण सिंह और उससे भी आगे जाइए, चौधरी चरण सिंह के मूवमेंट से पिछड़ों का एक अलग कोई ना कोई एक पार्टी रहती थी, चाहे वो चौधरी चरण लोकदल हो, समाजवादी पार्टी, मुलायम सिंह समाजवादी पार्टी हो, या और भी बहुत से फ्रंट सोशलिस्ट पार्टी हो, बहुत सारी पार्टियां, कम से कम दर्जनों पार्टियां हैं पिछड़े अपना एक अलग ब्लॉक में। अब वो उनको उस ब्लॉक से हटा के भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश करके बहुत सारे पिछड़ों को अपने साथ कर लिया। आपको मालूम है कि पिछड़े इसमें कुछ समाजवादी पार्टी के साथ हैं और कुछ पिछड़े अपना अलग अलग विंग बना के छोटी छोटी पार्टियों में है, और कुछ पिछड़े इसमें भारतीय जनता पार्टी। अब आपके साथ पिछड़े हैं नहीं, दलित है आपके पास दलित है, ये इनके साथ मायावती के साथ 75% दलित है मान लीजिए। बाकी जो दलित है वो थोड़े बहुत इधर है। मुसलमानों के बारे में तो आप भारतीय जनता वो जानते हैं, स्टैटिकल वोटिंग करते हैं, जो जो भारतीय जनता पार्टी को हराएगा उनकी नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ। अभी आप बंगाल में भी देखिए, चाहे कहीं भी, उनकी उस नीति में कोई बदलाव मुस्लिम वोटर्स में नहीं हुआ कि टैक्टिकल वोटिंग करते हैं, जो उनको हरा सकता है भारतीय जनता पार्टी को उनको वोट देते हैं। वो उनका अभी तक नीति चला रहा है और वो अभी उसमें कोई बदलाव नहीं आया। यो स्थानीय लेवल पर स्तर पर कोई बदलाव हो जाता है। अब उत्तर प्रदेश में आपके लिए था क्या स्पेस? सिर्फ स्पेस था कि भारतीय जनता कांग्रेस के पास कि हम ब्राह्मणों मोबिलाइज करें। अब ब्राह्मणों को मोबिलाइज करने के लिए देखिए, ब्राह्मणों ने मोबिलाइज होके वो समाजवादी पार्टी ने ये कोशिश शुरू कर दिया है कि थोड़ा बहुत ब्राह्मणों को मोबिलाइज कहाँ कर पाएगी समाजवादी पार्टी वो करके एक बार सत्ता हासिल कांग्रेस जो है मोबिलाइज करने की कोशिश ब्राह्मणों कर रहे हैं। अब कांग्रेस पार्टी इधर 2 सालों में क्या कोई कोशिश किया कि एक ही स्पेस बता हुआ है कांग्रेस? योगी जी जब निश्चित रूप से बहुत सारे अपॉइंटमेंट योगी जी ने ऐसे किए हैं जिसमें कि क्षत्रिय जाति, हमने सभी केवल क्षत्रिय जात का ही अपॉइंट नियुक्ति किया है लोगों, लेकिन लोगों की प्रमुखता थी जी जो है वो ब्राह्मणों के उतने समर्थक नहीं है जितना कि भारतीय जनता पार्टी को होना चाहिए। मैं कहता कि वो उनके खिलाफ है, लेकिन जितना समर्थक होना चाहिए उतना। तो ये कांग्रेस के लिए एक स्पेस, वो ब्राह्मण अगर इनके साथ जुड़ते हैं तो उसके साथ साथ और जाति को थोड़ा थोड़ा लेके एक अपना जगह बना सकते, कहते चलिए 25-50 ही एमएलए इनके जीत के आ सकते। अब ये कांग्रेस की ये जो टॉप लीडर कितनी कंफ्यूज लीडर थी, सोनिया में आ सकता है बात, राहुल गांधी के समझ में आता है, और प्रियंका गांधी तो कभी उत्तर प्रदेश में कोई उन्होंने काम किया नहीं। देखिए कांग्रेस का वो युग बदल चुका है कि राजनीति जब हाथ हिलाने और मीडिया पर अखबार में छप जाने और डिबेट में आ जाने और गाली दे देने और उनका आलोचना करने से इस तरह से राजनीति नहीं हो सकती, संभव ही नहीं है, असंभव है। आप देखिए अभी भारतीय जनता पार्टी वालों ने कहा कि गांव गांव तक यात्रा शुरू करी, एक दिन पूरा गांव गांव तक जाके बांटा है मास्क और किट और ये सब बांटा है पूरे जितने पंचायत चुनाव के बाद। देखिए कि हमको कम वोट मिला है, पंचायत के बाद चुनाव तुरंत गांव गांव तक सब किट बांटा, किट बांटे, और उन्होंने जाके पैड लगा दिया कि साहब देखिए हमारी पार्टी ने, देखिए गाँव आप लोगों कोरोना में, जबकि सबकी इन्हीं के नाते कोरोना में सबकी दुर्दशा हो, और दुर्दशा के बाद भी उनकी हिम्मत देखिए, जाके कह रहे हैं कि साहब आप लोग की परेशानी हुई है। देखिए जैसे एक जानते हैं आप, पुराने जमाने में जमींदार होते थे तो जमींदार क्या करते थे कि वो अपने करिंदों को खूब पीटते थे, और कोई काम नहीं, गलती थोड़ी सी भी गलती कर दिया तो उसको डंडो डंडो मार के उसको खून निकाले, और उसके बाद कहते थे कि भैया बहुत मार दिए, अच्छा चलो इसको आप डॉक्टर के यहाँ भेज दो, तो पैसा 200-250 रुपया जितना भी पैसा होता था वो पैसा देते जाओ दवाई करा लेना। तो वही भारतीय जनता पार्टी ने कोरोना में सबको ठोका भी, और उसके बाद वो मास्क और ये सैनिटाइजर लेके जब मर गए, तब तो जब मर ही गए हैं लोग तो मास्क और सैनिटाइजर देखिए क्या करेंगे। तो उस तरह से कांग्रेस पार्टी की जो लीडरशिप है, देखिए कांग्रेस पार्टी को अब ये बहुत हार्श होगा ये बात, अभी सोनिया और राहुल गांधी के से अब प्रियंका गांधी के परिवार से मुक्त होना पड़ेगा,
और इसकी जब एक नेचुरल लीडरशिप को लाना पड़े, जो कि बिना किसी बिल्कुल जो कांग्रेस के जो मौलिक तरीके थे ना काम करने का, उन तरीकों पर जो काम है, वो किसी खास व्यक्ति और उनके चेहरे उनके लोगों को देख के अगर कांग्रेस काम करेगी तो वो अब कांग्रेस उभर नहीं पाएगी। अब वही हो रहा है कि कांग्रेस के अब प्लानिंग कोई करता है, लीडर्स के लोग निर्णय कुछ लेते हैं, तो वो तो वही ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम में कांग्रेस काम कर रही है। और ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम में कौन कौन से लोग हैं, मैं तो जानता नहीं कि इसमें कांग्रेस में कौन से बड़े चिंतक हैं और कौन से जमीनी नेता हैं जो कि चीजों को हर चीज को समझ के और उनको राय देते होंगे, उस पर बिल्कुल सब एकजुट होकर राय लेते होंगे। वर्किंग कमेटी में बैठ के एक मत तो हो नहीं पाते हैं लोग। और क्या मोदी को किस में किसमें विरोध करना है, कहाँ मोदी को साथ देना है, कहाँ देश में लोगों का साथ देना है, कहाँ आलोचना करना है, ये सारी कोई क्लियर कट पॉलिसी हुई कांग्रेस की है नहीं। और मोरेवर कांग्रेस की मेजोरिटी पॉपुलेशन के प्रति तो कोई नीति नहीं रह गई। हर मामले मेजोरिटी को तो महत्व ही नहीं देना है, तो मेजोरिटी इनको क्यों महत्व देगी? ये समझते हैं मेजोरिटी जैसे हमको तो क्यों मेजोरिटी आगे साथ देगी भाई? और भारतीय जनता पार्टी बार बार मेजोरिटी के गुणगान करता रहता है, और ये मेजोरिटी के बारे में बात नहीं करते। जब मेजोरिटी की बात नहीं करें तो मक्खी की तरह मेजोरिटी इनको निकाल बाहर करेगी। और ये मेजोरिटी की बात करने वाला लीडरशिप कांग्रेस को जरूरत है, और डिसीजिव लीडरशिप की जरूरत है। और हर राज्यों में उनको बड़े बड़े लीडर डेवलप करने की जरूरत। और जो राज्यों के जो लीडरशिप है वो जहाँ स्पेस हो, वो किस स्पेस में वो जो मिलता हो उस जात के चाहे उस संप्रदाय के लोगों को वहाँ स्पेस देकर उनको खड़ा करने की जरूरत है, तब कांग्रेस रिवाइव कर पाएगी। नहीं तो बस अब ये आखिरी चुनाव हमको लगता है कि राज्यों का आखिरी चुनाव अब ये होने जा रहा है। सफाया हो ही गया, वेस्ट बंगाल से बिल्कुल सफाया हो गया, अब पंजाब से सफाया हो जाएगा, तो बाकी बचा कौन? अब जहाँ की रह गई कांग्रेस के नाम पर, तो समझ लीजिए कि 2024 में ये जो अभी 44 सीट पर आए हैं, तो 4-5 सीट में सिमट जाएगा। जो भारतीय जनता पार्टी की हालत रही कि 2 सीट में था, तो वो शायद 2 सीट पर ही भी पहुंच जाए। जी हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।